तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। पिछली पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो जो डाइवर्जेंस थ्योरम होगी फॉर अ वेक्टर ही डिफाइन होगी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस, लेट्स से डाइवर्जेंस, वी डिनोट डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर ए इज डिफाइंड एज del dot a vector. Dot product of del operator with the given vector is known as defined as divergence of a vector. Now, how we define divergence of a vector? In a blunt manner, we can define it as a maximum rate of change of output flux from a given surface per unit volume as volume shrinks to a point. It is defined as maximum rate of change of outward flux per unit volume as volume approaches to a point. Means del v as approaches to a point means बहुत छोटा करते हैं तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो गिवन मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस ऐसे इससे कुछ आउटवर्ड फ्लक्स हमारा फाई निकल रहा है, तो इंटीग्रल ए डॉट डी एस हमारा आउटवर्ड फ्लक्स छोड़ करेगा। तो कहता क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज वॉल्यूम अप्रोचेस टू अ पॉइंट, मतलब बहुत छोटा हो जाए तो उस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिवन वेक्टर का डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं। तो इसको अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखना चाहें तो डेल डॉट ए वेक्टर, या फिर कहें डाइवर्जेंस ऑफ ए इज डेल डॉट ए, हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखते हैं। तो ए अगर हम लोग एक वेक्टर मान लें, ए वेक्टर जो ए वाई प्लस ए जेड तरह से, तो इसका डाइवर्जेंस डिफाइन हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स, डेल ओवर डेल वाई ऑफ ए वाई, डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड। ये तो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए डिफाइन है। दूसरा ये अगर हम लोग सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए इसको देखें तो ये हो जाता है 1/रो डेल ओवर डेल रो ऑफ रो ए रो प्लस 1/रो डेल ओवर डेल फाई ऑफ ए फाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड। और यहीं अगर इसको स्फेरिकल सिस्टम के लिए देखें, स्फेरिकल सिस्टम के लिए तो ये हमारे पास होता है 1/r² डेल ओवर डेल आर स्क्वायर ए आर प्लस 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ए थीटा साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई ए फाई। तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं हम लोग। डेल डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है डेल डॉट ए डेल डॉट बी। अब दूसरा एक प्रॉपर्टी, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है डेल डॉट ए, और एक हम लोग स्केलर फील्ड ले लेते हैं u और एक वेक्टर ले लेते हैं ये। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा पहले तो स्केलर फील्ड, फिर डेल डॉट ए, ये तो अपना सिंपल सही है। फिर एक हो जाएगा ए डॉट डेल यू, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद डाइवर्जेंस एक थ्योरम होती है, हाँ हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखें तो इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस इज इक्वल टू
वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अगर इसको उसमें लिखना चाहें स्टेटमेंट वाइज में, तो इसको लिख सकते हैं द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए ओवर क्लोज सरफेस एस, हम लोगों ने यहाँ एस डिफाइन किया है, इज सेम एज वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर सरफेस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम को, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इंटीग्रल of given surface, volume integral of divergence of a vector over a closed surface, ठीक है, उसी सरफेस पर। तो इस पर अभी हम लोग प्रॉब्लम लेकर देखते हैं, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम एक मिनट देख लेता हूँ। सबसे पहला एक प्रॉब्लम, अगर हमारे पास एक पी वेक्टर गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस एक्स जेड ए जेड, तो हमें इसका सबसे पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ पी निकालना है। तो ए इसके साथ वाले का एक्स से डिफरेंशिएट मारते हैं, तो हमारे पास आएगा 2xy। मैं फिर से सही से लिख देता हूँ। क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इससे एक्स वाले डिफरेंशिएट करोगे 2xy, वाई वाला 0 है, जेड वाले में जेड से करेंगे तो एक्स हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसका देखना चाहें, अगर पी वेक्टर हमारे पास डिफाइन है, सॉरी, पी वेक्टर का रो फाइ ए रो प्लस रो स्क्वायर जेड ए फाइ प्लस जेड साइन फाइ ए जेड, तो इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 1/रो डेल ओवर डेल रो ऑफ रो ए रो 1/रो ए डेल ओवर डेल फाइ ए फाइ प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड, यही फॉर्मूला है। फिर से मैच कर लेते हैं हम लोग अपना, ये ठीक है, यही फार्मूला है। तो इसमें रख देंगे अपना 1/रो, ये जो एक है इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ए रो हमारा ये ए रो है, ये हमारा ए फाइ है, ये हमारा ए जेड है। तो इसमें रो से मल्टीप्लाई, तो रो स्क्वायर फाइ हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो पास आएगा 2 रो फाइ प्लस 1/रो ए फाइ को रो से डिफरेंशिएट करेंगे 2 रो जेड प्लस इसको जेड से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन फाइ आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आया 2 फाइ प्लस 2 जेड प्लस साइन फाइ। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको सॉरी, इसको तो फाइ के टर्म में डिफरेंशिएट करना था ना, ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, इसका 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, 2 फाइ प्लस 0 प्लस ये हो गया हमारा आंसर। तो तीसरा पार्ट अगर हम लोग उसके लिए देख लें, स्फेरिकल के लिए, अगर पी वेक्टर को डिफाइन करें 1/r² कॉस थीटा ए आर आर साइन थीटा कॉस फाइ ए थीटा प्लस कॉस थीटा
A5। तो इसको एज अ होमवर्क में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन चलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारा कोई जी वेक्टर है जो कि डिफाइंड है 10 ऑफ e⁻² रो रो प्लस ए जेड वेक्टर, तो हमें इसमें वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम करना है। तो ठीक है, इसमें मतलब कहना क्या है अपने को, क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस ऑफ जी डॉट डी एस, इसको बताना है कि ये इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जी इन क्लोज वॉल्यूम वी। सबसे पहले राइट हैंड साइड से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो डाइवर्जेंस होगा डेल डॉट जी वेक्टर, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा। पहले तो रो, अच्छा एक इसमें स्फेरिकल सिस्टम में ना, इसको फॉर्मूला एकदम रो और डेल ओवर डेल रो, रो ए रो 1/रो डेल ओवर डेल फाइ ए फाइ प्लस रो डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो 1/रो, इसमें करेंगे रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 e⁻²z, रो स्क्वायर बन जाएगा, टू रो, हाँ 2 रो, ठीक है। 1/रो, हाँ फाइव का कोई टर्म ही नहीं है तो इसको तो जीरो ही हो जाएगा। जेड पे डायरेक्ट चलते हैं। जेड वाले के लिए अपन लोग डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × -2 e⁻²z। तो बस कितना आ गया, ये तो अपना जीरो ही आ गया। फिर मैं सही से लिख देता हूँ कैसे जीरो आया। ये अपने पास आया 10 e⁻²z, और ये 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 20 हो जाएगा। यहाँ -2 से करेंगे -20 e⁻²z, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ये तो खत्म खेल। अब इसी को हम लोग प्रूव करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है। तो इसमें फ्लक्स, अगर नेट आउटपुट फ्लक्स देखना है तो एक तो ये देखो टॉप सरफेस से आ रहा है, एक तो कर्व सरफेस से, एक तो बॉटम सरफेस से है। तो क्या है कि इंटीग्रल एस डॉट जी डॉट डी एस, ये क्या है, फ्लक्स फाई टॉप है, फाई बॉटम है, और फाई कर्व सरफेस से है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या है कि इसके लिए हमें वो पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेंथ अगर हम लोग इसमें देखें स्फेरिकल सिस्टम में, तो आई गेस ए रो डी रो प्लस रो ए फाइ डी फाइ प्लस az dz. If I am not wrong, this is the correct formula for differential length in cylindrical coordinate system. We will see much more formulas in other lectures, but for now we are most focused on the cylindrical system. So if we destined to find the differential surface area along the given vector, let's say we are given 3 unit vectors, then along a row will be, short trick will be just multiply these two ones. So row d phi dz along a phi और a z कैसे निकालें, तो जो वो अपना है ना, दूसरे का मतलब मल्टीप्लाई करा दो। से ए फाइव बोला है तो ए फाइव को छोड़ के बाकी दोनों कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, डी रो डी जेड। इधर से आगे अपना क्या अक्षर क्या है, ए जेड है ना, तो यहाँ से हमारे पास आया रो डी रो और डी फाइव। हाँ एक मिनट, बैटरी जा रही है, मेरे को चार्जिंग लगाना पड़ेगा। अब ठीक है। अब इसमें यहाँ कैलकुलेट करते हैं अपन लोग इसका यूज़ करके। तो अपने पास गिवन था अपने जी वेक्टर e⁻²z रो ए रो प्लस क्या गिवन था यार, ए जेड, हाँ ए जेड गिवन था। इसको लिख लेते हैं इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस
जी डॉट डी एस करेंगे तो 10 e⁻²z डी एस ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई में ही अपन लोग कर देते हैं। तो ये जो रो वाला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रो बन जाएगा। एक मिनट, रो रो हो जाएगा हमारे पास रो डी फाइव प्लस एजेड का एजेड के साथ, तो ये डी जेड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल 10 e⁻² 10 e⁻²z रो डी रो प्लस 10 e⁻²z डी जेड। ये क्वेश्चन यही था क्या था? हम्म, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डी जेड, अच्छा हाँ सॉरी, मैं ये डीएल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। अपने पास है तो ये डी रो, ये तो है, ये रहे हमारे डिफरेंशियल वेक्टर अलोंग ए रो बार ए फाइव बार और ए जेड बार, ये थे। मैं फालतू को उल्टा कर रहा था। हाँ, तो इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल एस, तो ये रखा 10 e⁻²z रो ए फाइव के डायरेक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा रो स्क्वायर डी फाइव डी जेड प्लस जेड की डायरेक्शन में हमारे पास आएंगे रो डी फाइव। ठीक है, अब डी फाइव और डी जेड, इनको देखे क्या पता चल रहा है कि ये ए जेड वेक्टर का, हाँ सॉरी, ये ए रो की डायरेक्शन में, ए रो मतलब क्या, रो ये होता है, तो मीन्स ये जो कंपोनेंट है ये फ्लक्स का, ये कर्व सरफेस के अलोंग है, कर्व सरफेस के अलोंग है। और ये रो और फाइव, फाइव देखो ये होता है, तो रो फाइव मिल के ये जेड बना, तो मीन्स ये आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स को हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। और हाँ, एक क्वेश्चन में गिवन था, बताना भूल गया था कि z lies between 0 to 1 and rho equal to 1, ये मैं बताना स्टार्टिंग भूल गया था, ये गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ z, तो ये लोवेस्ट मोस्ट एक्सिस में आ जाएगा ऐसे, यहाँ से ये एक्सिस में इस तरह से। ठीक है, ये हम लोगों ने संभाला, तो इस तरह से चल रहा है। तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर कर्व सरफेस के लिए, अगर निकालें कर्व सरफेस के लिए, तो अगर हम लोग थीटा देखें तो रो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है कर्व सरफेस के लिए। सॉरी, कर्व सरफेस के लिए तो रो ऑलवेज बनी है, तो मैं उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है। फाइव और जेड के लिए देखते हैं, फाइव 0 से 2 पाई है और जेड हमारे पास 0 से 1 है। हमारा ये कर्व सरफेस यहाँ से यहाँ तक गया है, तो उसमें रो ऑलवेज बनी है, तो में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रो इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो 10 e⁻²z, रो की वैल्यू बनी होगी तो अपने को उसको निकालने की जरूरत नहीं है। सॉरी हाँ, रो होगी ना, तो डी फाइव और डी जेड, पहले की पार्ट निकालते हैं कर्व सरफेस का। ठीक है, तो यहाँ से फाइव के लिए अपने पास क्या जाएगा, कोई है नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, और जेड के लिए इसका कितना आ जाएगा, -10/2 e⁻²-2 -1। तो ये हमारे पास आ गया 10 पाई 1 - e⁻², 10 पाई -10 e⁻²। अब टॉप सरफेस के लिए अपन लोग निकालते हैं, ये जो अपना टॉप वाला सरफेस है इसमें रो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो रो चेंज हो रहा है और फाई चेंज हो रहा है, जेड की वैल्यू बनी है, तो टॉप सरफेस के लिए रो चेंज हो रहा है और फाई चेंज हो रहा है। ठीक है, और जेड की वैल्यू बनी है, तो अपन लोग ऐसा करते हैं, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ना, और क्या रो चेंज हो रहा है, रो की वैल्यू 0 से 1 है। हमारा इंटीग्रल का पार्ट क्या था, ये रो डी फाइव, हाँ 10
e to the power minus 2z रो d रो d फाइव z की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट 1 ही पुट कर देंगे अपन लोग यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू द पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा 2 पाई रो की वजह से 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 10 ई टू द पावर माइनस 2 पाई। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर बॉटम सरफेस का निकालें तो जहाँ z की वैल्यू 0 है, रो चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही जो सेम एक्सप्रेशन था उसी को लिखेंगे, रो की वैल्यू 0 से 1, फाई की 0 से 2 पाई, और z की वैल्यू 0 है तो मीन्स 10 ई टू द पावर 0 रो डी फाइव। और आउटवर्ड फ्लक्स डायरेक्शन उसकी क्या है, आप वो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस साइन इससे आ जाएगा, 10, इसकी वजह से 1/2, इसकी वजह से 2 पाई, मीन्स यहाँ माइनस साइन मीन्स -10 पाई। थर्ड इक्वेशन तीनों को जोड़ देंगे, -10 पाई प्लस 10 ई टू द पावर -2 पाई, इससे क्या था 10 पाई ई टू द पावर -2 पाई। इससे ये कट गया, इससे कट गया, हमारे पास 0 आ गया। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ g डॉट ds is equals to volume integral of the closed surface of a gradient of vector a dot gradient of a vector divergence of a vector a। तो ये हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ भी कर लिया गिवन प्रॉब्लम को देखकर। ये वाला पार्ट हम लोगों ने 2 बार इवेलुएट किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि ये टॉप भी है और बॉटम भी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं रखी। ये जो पार्ट है कर्व सरफेस को डिनोट कर रहा है, ये जो पार्ट है अपर और लोअर सरफेस को डिनोट कर रहा है। ये कैसे पता चला स्केच का, क्योंकि ये हम लोगों की कंडीशन गिवन थी, ये मैंने बताना भूल गया था। जेड की वैल्यू 0 से 1 और रो 1 होगा, तो एक सिलेंडर सिलेंडर हमें इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और ये डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर है डिस्कस किया। थैंक यू।